नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट, पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सी टेट 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सी टेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 को, ध्यान दीजिएगा, 20 अगस्त 2023 को लगा हुआ है। ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। उससे रिलेटेड जो ईवीएस का सेक्शन है, ठीक है, हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा फ्रेंड्स और लास्ट तक देखिएगा। जो भी आपके कमेंट हों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरीके के वीडियोस के लिए, ठीक है, आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा और साथ ही अगर आप सर्च करके ज्वाइन करना चाहें तो डेसिमल 004 सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल का लोगो मिलेगा आपको, वहां पर आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहां इसमें आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री नोट्स जो होंगे, पीडीएफ होंगे, वो सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे, सभी कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे? 30 क्वेश्चन करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी, ठीक है। और इस वीडियो को देखेंगे तो ध्यान से देखिए, सभी टॉपिक से प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ईवीएस के सेक्शन में, ठीक है। और 4 से 5 नंबर आपके कवर भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है, हम सभी का। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए बिना किसी देरी के। ईवीएस का सेक्शन है एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का। पहला क्वेश्चन है आज का कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मानचित्र अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए कौन कौन से कौशल होंगे, यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ड्राइविंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। बी ऑप्शन है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच का उपयोग, समझिएगा। और सी ऑप्शन यहाँ दे रहे हैं स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए आपके यहाँ पर, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए, तब तो आप मानचित्र पढ़ सकते हैं। तो आवश्यक कौशल में क्या क्या शामिल होगा? पहला तो आप स्थान को ध्यान से देखिए, स्थान, दूरी और दिशाओं, इनको समझने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप मानचित्र पढ़ सकते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। जिस किसी ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब देखिएगा, यहाँ पर एक नोट भी लिखा है कि मानचित्र पढ़ने के लिए सामान्यतः विद्यार्थी में दिशा, स्थान और दूरी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है जो आपने यहाँ पर ऑप्शन में देखा है, ठीक है। तो सभी फ्रेंड्स ने आंसर यहाँ पर किया होगा, उम्मीद है कि सही किया होगा, ठीक है। और अगर गलत होता है तो प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर आपके सही होंगे और आपका सी टेट में एक अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। नोट कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, ठीक है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? देखिए, जब गेहूं कटता है, कोई फसल कटती है, तो उसमें क्या होता है कि जो भूसा निकलता है, ठीक है, और दाना, उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं फसल की कटाई, बी कह रहे हैं हस्तचयन, सी कह रहे हैं निष्पावन और डी कह रहे हैं थ्रेसिंग। तो क्या कहा जाएगा अगर दाने को हम भूसे से अलग कर लें, ठीक है, दानों को, ठीक है, भूसे से अलग कर लें, तो उसे क्या प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से देखिए राइट आंसर होगा, जब भी दानों को भूसे से अलग करते हैं तो वो थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, दानों को भूसे से अलग करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया थ्रेसिंग होगी। और सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर सभी ने सेलेक्ट कर लिया होगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, ठीक है, अपना प्यार दीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, डेसिमल 004 करके आप सर्च कीजिए, जरूर आपको वहाँ पर फ्री नोट्स, पीडीएफ और एमसीक्यूज मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है प्लेग। आपको पता होना चाहिए कि ये कैसी बीमारी है प्लेग, ठीक है छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्लेग कैसी बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है या फिर जनित बीमारी है या कवक जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है, ठीक है। तो देखिए, विषाणु जो है यहाँ पर जीवाणु जनित, यहाँ पर बी ऑप्शन में आप लिख लें जीवाणु जनित, ठीक है, बी ऑप्शन में जीवाणु जनित, ठीक।
तो बी ऑप्शन आपका रहेगा जीवाणु जनित। ठीक, जीवाणु जनित, वहां पर सिर्फ जनित लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो उसको आप सही कर ले। तो ये जो प्लेग होता है भैया, ये राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन, जीवाणु जनित बीमारी होगी। कैसी बीमारी होगी? जीवाणु जनित होगी। यहां पर आप एक बार देखेंगे तो क्वेश्चन में यहां पर केवल जनित लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक से हो गया, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है गलती से। तो यहां पर ऑप्शन होना चाहिए जीवाणु जनित, ठीक है, जीवाणु जनित। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, जीवाणु जनित बीमारी। तो अपने नोट्स में इसे जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो विषाणु जनित होगा नहीं, कवक जनित होगा नहीं, खनिज जनित होगा नहीं, ठीक है। यहां पर ये जीवाणु शब्द छूट गया है, आप लोग उसे समझ सकते हैं, उसे लगा लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा, जीवाणु जनित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता? तो देखिए, अगर कोई शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर है भैया, हरे पेड़ पौधों पर, तो वो किस प्रकार के होंगे? वो प्रथम चरण में आएंगे। किस में आएंगे? प्रथम चरण उपभोक्ता होंगे, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बहन पहली बार चैनल पर हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए। डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। जल्दी से इसको 1 मिलियन आप लोग पहुंचाइए, जल्दी से 1 मिलियन पहुंचाइए डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म को। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित एक नोट भी लिखा है, ठीक है। तो नोट में क्या है कि पौधे क्या है? उत्पादक होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी उपभोक्ता और मांसाहारी जंतु द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता। अगर भूल गए हो तो याद कर लेना, शाकाहारी प्रथम श्रेणी में आएगा, प्रथम श्रेणी में आएगा, और मांसाहारी भैया सेकंड श्रेणी, ठीक है, यानी द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता में आएंगे। आगे देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। तो याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में, यानी जब सूर्य का प्रकाश होगा और उसमें अपना भोजन का निर्माण करेंगे तो वे उत्पादक होते हैं। और जैसे कि कौन होंगे? जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करेंगे वो होंगे पेड़ पौधे, ठीक है। तथा जो जीव इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। जैसे गाय, भैंस, बकरी तथा जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे सांप, शेर, मोर, चीता। अब बात मनुष्य की आती है, तो मनुष्य प्रथम श्रेणी उपभोक्ता और द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता दोनों में आता है। अब देखिए, इसको एक सरल भाषा में समझिएगा कि जैसे पेड़ पौधे हैं भैया, पेड़ पौधे, ठीक है, समझिएगा बहुत ही सरल भाषा में। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाएंगे, सूर्य के प्रकाश में बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? उत्पादक कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाया है, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो देखिएगा, जो पेड़ पौधों को खा ले, पेड़ पौधों को खा ले, इस प्रकार के जो जीव होंगे उन्हें प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहेंगे। इस प्रकार के जीव में कौन आता है? जो पेड़ पौधे खाएंगे, वो गाय खाएगी, भैंस खाएगी, बकरी खाएगी, यही सब खाएंगे। लेकिन अगर जो गाय, भैंस, बकरी को खा जाए वो द्वितीय श्रेणी में आ जाएंगे। किस श्रेणी में? द्वितीय श्रेणी में आ जाएंगे। और अगर मनुष्य आपसे पूछा जाता है तो मनुष्य प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों में आता है, ठीक है, दोनों में आता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? आपको बताना है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, बी ऑप्शन है किसी स्थान का अजीविकीय घटक, सी है परस्पर क्रिया करने वाले जीव, और डी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, और जितने सही हो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिए, ठीक है। शर्माने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे इतने सही हुए, इतने सही हुए। जरूरी नहीं है कि 30 में 30 हो, अगली बार आपके 30 में 30 जरूर सही होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। सी टेट का आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, आपका स्कोर भी अच्छा होगा, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होगी? 5th का सभी ने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र होता है, ठीक है, उसे कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। और यही इकोसिस्टम की सही परिभाषा होगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। सभी ने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, अपने नोट्स में से लिख लीजिए इकोसिस्टम की सही परिभाषा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है।
तो आपको बताना है शैक्षणिक भ्रमण का यानी पर्यावरणीय अध्ययन कराना है। जैसे कि आपको आपकी कक्षा के बच्चे हैं, ठीक है, आपको सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, ठीक है, प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपका 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे होंगे, ठीक है, और उनको पर्यावरण अध्ययन में के लिए आप लेके जा रहे हैं शैक्षणिक भ्रमण के लिए, यानी घुमा कर आप लेके जाएंगे भ्रमण के लिए। और उस दौरान जो भी पर्यावरणीय अध्ययन में जो भी आपके वहाँ पर कोई भी टॉपिक होता है तो वहाँ पर आप समझाते हैं, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है इस भ्रमण के दौरान। तो देखिए, इस भ्रमण के दौरान मूल उद्देश्य ये होता है, ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना या फिर टीम भावना को बढ़ाना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव या समाजीकरण को बढ़ाना। तो आप बच्चों को लेकर के जो भ्रमण करवा रहे हैं पर्यावरणीय अध्ययन के लिए, इसका मूल उद्देश्य आपको बताना है। देखिए, इसका मूल उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यानी बच्चे जब भ्रमण करेंगे, शैक्षणिक भ्रमण करेंगे, ठीक है, अपने पर्यावरणीय अध्ययन के लिए, तो वो किस प्रकार से उसको अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, उनका अनुभव क्या होगा, ये प्रत्यक्ष अनुभव, इसके लिए आप लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। इसी मूल उद्देश्य की वजह से आप उनको पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण करवाते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर देखेंगे। एलपीजी के बारे में सभी को पता होगा, ठीक है, एलपीजी के बारे में सभी को पता होगा, गैस सबके घर जलती है, ठीक है। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या है, पता होना चाहिए ना। लोकल पेट्रोलियम गैस होगा नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या लो पेड गेम्स, या लाइट पेट्रोल गैस, बिल्कुल नहीं, सीओडी तो कट कर देंगे देखते हुए। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है, सभी फ्रेंड्स का ये सही होगा, ठीक है, सभी फ्रेंड्स का ये सही होगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर। देखिए, 8 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 8 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बीओडी दिया है, एटीपी दिया है, एसटीपी दिया है, या डब्ल्यूपीएल दिया है। ये जो नीचे वाली लाइन देख रहे होंगे तो सभी ने आंसर इसका कर दिया होगा, ठीक है, कि इसका जो प्रदूषण स्तर की माप होती है किसी नदी में, वो होती है बीओडी। क्या होती है? बीओडी। अब बात ये आती है कि बीओडी होता क्या है। तो देखिए, बीओडी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। क्या होता है भैया? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बहुत ही सिंपल है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। इससे किसी भी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है, ठीक है। इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत का भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सभी फ्रेंड्स को इसका आंसर करना है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं 1970, बी दे रहे हैं 1985, सी दे रहे हैं 1993 और डी दे रहे हैं 1973। तो भैया, जब भी प्रोजेक्ट टाइगर आए तो आप राइट आंसर आंख बंद करके 1973 लगाएंगे, ठीक है। 1973, वेरी गुड, ठीक है। जिस किसी ने लगाया 1973 एकदम सही लगाया है। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से पहले एक नोट दिया गया है बाघों के बारे में, ठीक है। अपने नोट्स में इसको नोट जरूर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो नोट है बाघों के बारे में, कि बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कब, तो 1 अप्रैल को भैया, 1 अप्रैल 1973 में, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। और कहाँ से की, तो ये भी आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ, पहले उत्तराखंड, मतलब कि ये उत्तराखंड में अभी है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1973 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, यानी शैक यानी लाइकेन क्या है? शैक को लाइकेन भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में, ठीक है। तो शैक का दूसरा नाम आपको लाइकेन याद रखना है। ये क्या है? सहजीवी है, परजीवी है, रसायन स्वपोषी या अपघटक है? तो नोट कीजिए भैया, जो शैक है, यानी यहाँ पर सेल होगा, हाँ शैक, ठीक है, ये सहजीवी होगा। क्या होगा? सहजीवी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में नोट मिल जाएगा, ठीक है, कि वे जंतु जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, नोट कीजिएगा, ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वो सहजीवी कहलाते हैं। तो सहजीवी की परिभाषा आपको याद हो गई होगी कि सहजीवी आखिर है क्या, कि ऐसे जंतु या पौधे जो एक साथ मतलब कि साथ रहें और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, ठीक है, तो वो सहजीवी होंगे। सैक लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। सैक बहुरंगी होते हैं, शैवाल जो होते हैं ये बहुरंगी होते हैं। लाइकेन 2 वनस्पतियों का समूह है। कौन कौन से? जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है, जो सहचर्य पर आधारित होते हैं, ठीक है।
तो अपने नोट्स में इसको जरूर नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, पर्यावरणीय जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है व्याख्यान के द्वारा, बी है समूह वार्तालाप, सी है अध्ययन और डी है क्षेत्रीय भ्रमण। तो देखिए पर्यावरणीय जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो असरदार जो होगा ऑप्शन वो ये है क्षेत्रीय भ्रमण। ठीक है, अगर आप क्षेत्रीय भ्रमण करवाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो इससे ज़्यादा जो है उन पर जागरूकता होगी। ठीक है, इस ऑप्शन को राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, क्षेत्रीय भ्रमण। अगला क्वेश्चन अगला है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है सीटेट में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है, क्यों डालती है? यहाँ पर ऑप्शन कहा गया कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, या पानी को रंगहीन या हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, या पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर नोट कीजिएगा, इसका राइट आंसर नोट कीजिए कि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए होगा सी ऑप्शन, होगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगर गलती से बी ऑप्शन निकला हो तो बी नहीं होगा भैया, सी होगा। ठीक है, सभी फ्रेंड्स सी ऑप्शन लगाएं, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। तो जब जो है रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी मिलाती है रेखा की माँ। ठीक है, तो अगर प्रश्न कहीं से भी घुमाकर पूछा जाए कि तालाब के पानी में फिटकरी क्यों मिलाया जाता है, तो जो हल्के निलंबित अपद्रव्य होते हैं उनको अवसादित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए, ठीक है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित 4 प्रक्रमों में से किसका उपयोग किया जाना है? ठीक है, निम्नलिखित में से 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। निस्यंदन, निस्तारण या फिर वाष्पन, अवसादन। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन या निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। तो देखिए यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि होगा क्या, नोट कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन होंगे, या तो वाष्पन, ठीक है, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। इन चारों में का क्रम क्या होगा? तो इनका क्रम आप याद कर लीजिए, नोट कीजिए। 13 नंबर में इसका क्रम होगा, पहले निस्यंदन होगा। क्या होगा भैया? पहले निस्यंदन, नोट कीजिए। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? निस्तारण होगा। क्या होगा? निस्तारण, 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 पहले निस्यंदन फिर निस्तारण। उसके बाद होगा निस्तारण के बाद वाष्पन। क्या होगा? तीसरे नंबर पर आएगा वाष्पन। और चौथा नंबर होगा भैया अवसादन। क्या होगा? अवसादन। सभी लोगों ने राइट आंसर आप सेलेक्ट कर लिया होगा, क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्न में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? ठीक है, कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? तो देखिए ऑप्शन ए है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। लौह मलेरिया, एनीमिया रक्त, मच्छर डेंगू, लौह और गुड़। अगला है डी मच्छर मलेरिया एनीमिया यानी रक्त अल्पता। तो बताना है आपको कि कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। ठीक है, लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। आपको यहाँ पर ध्यान देना फ्रेंड्स इस चीज़ को कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगर पूछा जाए कि एनीमिया रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है, तो आप हीमोग्लोबिन राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। और याद रखिए आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये सभी शब्द आपस में संबंधित हैं। तो लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं, याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो एनीमिया रोग होगा। ठीक है, और आंवला में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ठीक है, निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना, वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। तो देखिए जो दोनों में मिलता है वो है वृद्धि और प्रजनन। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 16 नंबर, डॉट 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 यानी फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, किस लिए? मछली घर यानी एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। बिल्कुल गलत, काट दीजिए। पानी को साफ करने, सी है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के देने के लिए, या जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। तो किस लिए मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है? तो इस चीज़ को आज यहाँ पर जान लीजिएगा। अगर आप कभी मछली घर जाते हैं, वहाँ पर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा होगा, तो याद रखिएगा
कि वो रखा होता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ना कि भैया शोभा बढ़ाने के लिए, ना पानी को साफ करने के लिए, ना ही जलीय पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुल जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पानी में घुल जाए, इसलिए हवा वाला पंप एक्वेरियम में यानी मछली घर में रखा होता है। आज आप लोगों ने यहाँ पर इसका राइट आंसर सेलेक्ट किया होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। पूरे 30 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला है 17 नंबर कि पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। क्या उपलब्ध कराना चाहिए? प्रकरणों में अंतःनिर्मित, पाठ के अंत में, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, या इकाई के अंत में। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को नोट कीजिएगा, प्रकरणों में अंतःनिर्मित उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रकरणों में अंतःनिर्मित उपलब्ध करवाना चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रोगों का समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है ना, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मच्छरों से फैलता है आपको उसे सेलेक्ट करना है। और देखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आप एग्जाम से पहले तो लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो वहाँ पर सब कुछ जो है एकदम मिक्स हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मच्छरों से जो रोग होते हैं मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा? एक तो डेंगू होता है, ठीक है, दूसरा क्या? मलेरिया होता है, नोट कीजिए, डेंगू, मलेरिया, और तीसरा आप एक और नोट कर लीजिए, चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया, ये मच्छरों से फैलता है, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लीजिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया कहाँ पर है? डी ऑप्शन में मिल रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये मच्छरों से होने वाले रोग हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला 19 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। खाली स्थान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। कौन शामिल है? ठीक है, शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति या पौष्टिकता, ठीक है। तो देखिए, जो शारीरिक गठन है, इसके अलावा शारीरिक गठन कह रहे किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। तो भैया जो शारीरिक गठन है इसको अगर छोड़ दिया जाए, शारीरिक गठन जो है, नोट कीजिए, ध्यान से समझिएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है सभी फ्रेंड्स को। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर हम शारीरिक गठन को छोड़ देते हैं तो बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शिक्षा की गुणवत्ता भी होगी, संस्कृति भी होगी और पौष्टिकता भी होगी, लेकिन ये शारीरिक गठन को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यानी आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट भी लिखा है कि शारीरिक गठन के अलावा, देखिए वही बात है कि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में कौन कौन शामिल होगा? संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा क्या हो जाती है? मृदा में मतलब अगर हम बार बार फसल एक ही उगा रहे हैं या बहुत सारे केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं खेत में, तो इससे मृदा को किस प्रकार क्या प्रभाव पड़ेगा मृदा पर? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं ए कि किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, या फिर बंजर हो जाती है, या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, या उर्वर यानी उपजाऊ बन जाती है। तो देखिए, अगर आप बार बार, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, एक ही फसल बार बार उगाते हैं या फिर बार बार आप एक ही फसल उगाने के बाद बहुत से रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो खेत होगा यानी जो मृदा होगी, खेत की मिट्टी होगी भैया, वो बंजर हो जाती है। नोट रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए, बार बार एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए और ना ही ज़्यादा रसायनों का, केमिकल्स का प्रयोग करना चाहिए। इससे मृदा को बंजर होने का खतरा होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ठीक है, आपको बताना है। कोयला, पैराफिन, मोम, ग्रीस, पेट्रोल। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है, ये जो कोयला है ना, कोयला ये अन्य से भिन्न है। क्यों? क्योंकि कोयला अन्य तीन से भिन्न इसलिए है, पैराफिन, मोम, ग्रीस एवं पेट्रोल ये पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, जबकि कोयला तो पेट्रोलियम से नहीं पाया जाता ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो पैराफिन, मोम है, ठीक है, पेट्रोल है, और ये ग्रीस है, पेट्रोल है, ये सभी पेट्रोलियम के उत्पादक है। ये सभी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, ठीक है। सभी पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, उत्पादक नहीं, उत्पाद हैं, ठीक है। तो ये यानी पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो ये आपका अन्य से मतलब कि कोयले से अलग है और कोयला इन सबसे अलग होगा, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये तीनों एक से मिलते हैं, कोयला अलग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर,
मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ठीक है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं भैया? तो देखिए, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल या अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट या विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। तो बताना है किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं चित्रकार। तो देखिए 22 का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए 22 का राइट आंसर होगा यहां पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। ठीक है, विशेष प्रकार से बने, एक मिनट भाई, इसमें होगा आपका राइट आंसर, नोट कीजिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, देखिए ढोकला, चटनी, नींबू वाले जो चावल होते हैं, नोट कीजिए भैया ये पॉइंट, ढोकला, ठीक है, चटनी, ठीक, ढोकला, चटनी, नींबू, ठीक है, नींबू, नींबू वाले चावल, नींबू वाले चावल, ये जो चावल होते हैं, ठीक है, इनसे बनाया जाता है रंग। ठीक है, तो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में रखना है तैयार, तो ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ठीक है, इनसे ये रंग तैयार किया जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, यदि आप यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, ठीक, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। ठीक है, और देखिए इस ऑप्शन में यहाँ पर जो है गलती से मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, गलती से ये जो है इसका दोनों ऊपर नीचे थे। ठीक है, तो इसका आंसर गलती से निकल गया। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वहाँ पर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन होगा, आप लोग समझ सकते हैं, ए ऑप्शन होगा। और ये जो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी ऑप्शन एक जैसा मिल रहा था। ठीक है, चावल वाला, तो वो गलती से निकला है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें मिलती हैं? तो अगर आप गुजरात जा रहे हैं ट्रेन द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल मिलेंगे, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, और अहमदाबाद में, गुजरात में तो ढोकला बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो वहाँ पर ढोकला मिलेगा, चटनी मिलेगी, इसी प्रकार के आपको वहाँ पर व्यंजन मिलेंगे। तो 23 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि जो है ऊपर नीचे होने की वजह से, ठीक है, दोनों में चावल की थी, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो आगे देखेंगे अगला 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, फिर से बता दे रहा हूँ, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और पहले वाले 22 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन होगा। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो वह पक्षी क्या हो सकता है? तो देखिए, जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाएगा वो फाख्ता, कलचिड़ी या शकरकोरा या कौवा, इनमें से कोई एक होगा। 24 का राइट आंसर नोट कीजिए, अगर पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है तो वो होगा कौवा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएम में किसी अच्छे ईवीएस है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों पर और उत्तेजना, बी है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, सी है मास्टर लर्निंग, और डी है समय का सदुपयोग। ठीक है, तो भैया ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो नोट कीजिएगा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ठीक है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। अगला क्वेश्चन, ईवीएस संक्षेपण खाली स्थान अर्थ में प्रयुक्त होता है, किस में प्रयुक्त होता है? तो भैया ईवीएस ऑप्शन ए है एनवायरमेंटल स्किल्स, बी है एनवायरमेंटल स्टडीज, सी है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, और डी है एनवायरमेंटल साइंस। तो बात अगर ईवीएस की करें तो ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ये होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, किसमें? एनवायरमेंटल स्टडीज़ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और यहाँ एनवायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस। अगला क्वेश्चन यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। 27 नंबर है, यहाँ पर नोट कीजिए कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कोयल, मैना, कौवा या उल्लू? तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, जो सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है वो है उल्लू। ठीक है, कौन है? उल्लू। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। ठीक है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना, एक मिनट भाई, हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना गर्दन घुमा सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा 270 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उल्लू अपनी गर्दन
एक मिनट भाई, उल्लू, क्या हो रहा है, उल्लू अपनी गर्दन सर्वाधिक 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है। रात में उल्लू के कान बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये नोट भी आपको रखना है, 270 डिग्री, कितने डिग्री तक घुमा सकता है अगर आपसे पूछा जाए एक्यूरेट, तो 270 डिग्री तक वो घुमा सकता है और रात के समय ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है 28 नंबर। 28 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती कितने बिंदुओं पर? 10 बिंदु पर, 4 बिंदु पर, 8 बिंदुओं पर या 6 बिंदुओं पर? तो देखिए ये आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर होती है? ब्रेल लिपि में जो मोटे कागज होते हैं, ठीक है, इन पर उभरे हुए बिंदु होते हैं और ये कितने? 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है कि ब्रेल लिपि में नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, और वे इसे स्पर्श करके लिखने व पढ़ने में प्रयोग करते हैं। याद रखना है कि ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए है। कैसे पढ़ते हैं? स्पर्श करके लिखते और पढ़ते हैं। इसका आविष्कार कब हुआ आपको याद रखना है, 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर ही इसको रखा गया है ब्रेल लिपि। ठीक है, आगे ध्यान देंगे कि लुई ब्रेल ने इसे 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग करके 64 अक्षरों और चिन्ह वाली लिपि बनाई। ठीक है, अतः यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो कितने बिंदु? 6 बिंदु होंगे। कब बनाया? 1821 में बनाया। ठीक है, और किसने बनाया? लुई ब्रेल ने बनाया। ठीक है, ये भी एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक थे और काफ़ी इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे मैंने सभी कुछ इंक्लूड किया है। आगे देखेंगे 29 नंबर, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, इसको जल्दी से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन कौन से हैं? ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, कौवा, चील, गौरैया और डी है कबूतर, तोता, बाज। ये तो कभी होगा नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से डी होगा नहीं। ठीक है, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन। क्या होगा? चील, बाज और गिद्ध। भैया नोट रखिएगा, चील, ठीक है, बाज और गिद्ध, ये 3 ऐसे पक्षी हैं जो हम लोगों से ज़्यादा 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। और आपको एक पॉइंट यहाँ पर बता दें, एक इससे बहुत ही अच्छी जानकारी आपको बता दूं कि चील, बाज और गिद्ध इससे रिलेटेड जो सेपरेट वीडियो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो प्लीज़ उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं चील, बाज और गिद्ध से, वो सभी आपके कवर हो सकते हैं मात्र 10 मिनट के अंदर। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और एवीएस प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और एवीएस प्रैक्टिस सेट के जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर उसे सर्च कीजिए। हमारे चैनल पर आपको चील, बाज और गिद्ध से रिलेटेड जो सेपरेट वीडियो है मिल जाएगी। ठीक है, और तो उसे आप देख लीजिए और मात्र 10-10 मिनट में सभी टॉपिक कवर कर सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। आगे है 30 नंबर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ऑप्शन ए है। तो देखिए बात है बिहार राज्य की, जनवरी से मार्च, अक्टूबर से दिसंबर, मई से सितंबर या फरवरी से जून। तो बात करें अगर बिहार राज्य की, तो वहाँ के जो लोग होंगे उनके लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की जो सबसे अच्छा समय होगा, सबसे अच्छी अवधि होगी, वो अक्टूबर से दिसंबर होगी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो सभी फ्रेंड्स ने इसका जवाब दिया होगा। ठीक है, सभी 30 के 30 क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने किए होंगे और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कितने आप लोगों के सही हुए हैं। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म को, डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म को अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, इसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स, PDF, MCQs, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सभी कुछ मिलेगा, तो ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है उनमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, वहाँ पर एक जैसा ऑप्शन हो गया था, वहाँ पर भी चावल था और यहाँ पर भी चावल, तो वो हो गया था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा और उसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।